हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 9th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर भौगोलिक खोजें, इस चैप्टर को हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने देखा कि भौगोलिक खोजों के जो शुरू हुए वे उसमें कौन कौन से देश आगे रहे, किन किन देशों की भूमिका सबसे ज़्यादा थी और ये खोज कैसे किए गए, किन के द्वारा किस देश की खोज की गई। अब इन भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुए, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम जो थे वे बहुत ही दूरगामी हुए और इन खोजों के द्वारा लोगों को एक संसार का बृहद भूभाग जो था, जिससे लोग अपरिचित थे, परिचित हुए, एक दूसरे के संपर्क में आए। तो इनसे जो परिणाम हुआ, जैसे व्यापार वाणिज्य पर इसका प्रभाव क्या हुआ, यह देखेंगे कि भौगोलिक खोजों का असर जो है व्यापार और वाणिज्य पर कैसे पड़ा। तो नए देशों की खोज के कारण व्यापारिक संपर्क बढ़ा, संपर्क बढ़ने से व्यापार में प्रगति हुई। यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। यह व्यापार वाणिज्य जो था यूरोपीय देशों के द्वारा अन्य देशों की खोज की गई, जिसके कारण उपनिवेश जो उनके द्वारा बनाए गए वहाँ आर्थिक शोषण किए गए, जिसके कारण यूरोपीय देश ज़्यादा समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया, यानी व्यापार उसका यूरोपीय देशों का व्यापार बढ़ता गया। फलस्वरूप मुद्रा यानी रुपये पैसे की व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप में विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। नहीं, यह व्यापार जो शुरू हुआ स्थानीय स्वरूप में, लोकल स्तर पर शुरू हुआ, छोटे व्यापार के रूप में शुरू हुआ। अब वह विकसित होकर पूरे संसार में एक वैश्विक रूप लेने लगा। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार का मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था। व्यापार जो होते थे इन भौगोलिक खोजों के पूर्व तो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही होते थे, परंतु अब इनका स्थान जो है बढ़ गया। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सभी व्यापार जो है फैलने के कारण यहाँ तक व्यापार होने लगे। फलतः जब इन महासागरों के द्वारा व्यापार होने लगे तो इसके कारण पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, ये सभी शहर विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और
यूरोपीय व्यापार का इटली का एकाधिकार जो है कम होने लगा। पूर्व में जो यूरोपीय बाजार पर इटली का एकाधिकार बना हुआ था, अब व्यापार का दायरा बढ़ने के कारण यह जो फ्रांस, इंग्लैंड, एम्स्टर्डम, एंटवर्प ये शहर जो विश्वव्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र होने के कारण इटली का एकाधिकार कम होने लगा। इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस का प्रभाव जो है बढ़ने लगा। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को भी संभालने में स्पेन और पुर्तगाल इतने निमग्न हो गए कि उनका साम्राज्य भी वे अपना साम्राज्य भी खो दिए। इसके बदले यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित जो आयात करते थे, जो यूरोपीय देश थे जिनके द्वारा अन्य देशों की खोज की गई, तो उन खोजे गए देशों से आयात किया गया बहुमूल्य धातु, विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना और चांदी ने अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा। अमेरिका से विशेष रूप से धातुओं का आयात होता था, जिसमें सोना और चांदी प्रमुख। हाँ, तो हम किसी वस्तु का आयात क्यों करते हैं? जब हमारे देश में उस वस्तु की कमी हो या किसी अन्य देशों में जहाँ वह सस्ते दामों पर उपलब्ध हो, तो हम उसे आयात करके अपने देशों में बेचते हैं। व्यापार यानी कि लाभ कमाने का एक जरिया है। तो व्यापारी वर्ग इसी तरह से अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप बदला, तो विशेषकर अमेरिका से सोना और चांदी यूरोपीय देश आयात किए, जिसके कारण लगभग 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो थी चांदी पर ही निर्भर रही। फिर मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में व्यापार की प्रधानता बनी और सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। तो व्यापारी वर्ग उस समय ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे और सामंती वर्ग के लोगों पर व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। उसके बाद औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों के कारण ही औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। जब भौगोलिक खोज हुए, उसके बाद उपनिवेशों की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी हो गया और यूरोपीय राष्ट्र जो थे वे आपस में तीव्र प्रतिस्पर्धा में थे कि अपने अपने उपनिवेश, अपने अपने साम्राज्य का विकास किया जाए और वहाँ से व्यापार को बढ़ाया जाए। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह पहले व्यापार एक व्यक्ति जाकर उस देश से व्यापार करता था, आयात करता था। अब व्यक्तियों की जगह एक संगठित व्यापारिक कंपनी बनने लगी। जो संगठित व्यापारिक कंपनी जो थी उसका संचालन आरंभ हो गया
इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होने लगी, जिसमें कंपनियां जो हैं प्रयत्नशील रही। उन्होंने विशेषाधिकार प्राप्त किया। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुईं। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों के द्वारा प्रायोजित थे, व्यापारी वर्ग के द्वारा चलाए जा रहे थे, और कुछ कंपनियां जो थी राज्यों के द्वारा चलाए जा रहे थे। आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गईं। ये जो देश थे इनमें यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश बनाए गए और अपनी बस्तियां बसाई गई। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में सबसे आगे थे, परंतु 16वीं शताब्दी के अंत तथा 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस उपनिवेश स्थापित करने में फ्रांस भी शामिल हो गया। तो इन यूरोपीय देशों में एक प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था, अपने साम्राज्य का विकास करना, अपने उपनिवेश स्थापित करना और वहाँ पर बस्तियाँ बसाना। इसके बाद अगला जो परिणाम हुआ, वाणिज्यवाद का विकास। नए देशों की जब खोज हुई तथा व्यापार के स्तर जो है वैश्विक होने लगा, उसका विस्तार बढ़ने लगा, इसके फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इसमें व्यापार में पूंजीपतियों का बोलबाला होता है। तो व्यापार जब वैश्विक होने लगा, उसका विस्तार हुआ, तो उसमें आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। सोने की महत्ता जो है ज़्यादा होने लगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने और चांदी की लूट हुई। साथ साथ इसका भंडारण भी, यानी कि वह कंपटीशन था इन देशों में कि कौन सा देश सबसे अधिक सोना चांदी इकट्ठा कर ले और उसका भंडारण करे। इन भंडारों की प्राप्ति में सबसे आगे स्पेन रहा। ये जो होड़ थी सोने चांदी को जमा करने की, भंडारण करने की, उसमें सबसे आगे स्पेन रहा। इसके बाद वाले परिणाम में ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। यूरोपीय देश जो थे जिनके द्वारा अन्य देशों की खोज की गई, वे अन्य देशों में जाकर अपनी सभ्यता, संस्कृति का प्रचार किए। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन जब भौगोलिक खोजों के कारण इन धर्म प्रचार प्रसार में प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारकों ने अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के दुर्गम स्थलों तक जाकर अपने धर्म का प्रचार किया, परंतु इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्म परिवर्तन
एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और लोगों ने इसका विरोध भी किया। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन जो उस समय धर्म के विषय थे उस पर भी प्रश्न खड़े होने लगे। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा कि धर्म कैसा होना चाहिए। नहीं, धर्म में आडंबर कम हो, ऐसी बातें होने लगी, जिसके फलस्वरूप धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण भी उसी समय होने लगा। इसके बाद के परिणामों में दास व्यापार का विकास। दास व्यापार का विकास भौगोलिक खोजों के परिणाम में शामिल है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। इसमें जो व्यापार वाणिज्य व्यापार जो होते थे इसमें मानव श्रम की महत्ता ज़्यादा थी, यानी मानव परिश्रम उसमें ज़्यादा करते थे, जिसके कारण दास व्यापार को प्रोत्साहन मिला। नए अन्वेषित क्षेत्रों, नए खोजे गए क्षेत्र अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर, जो वहाँ से पहले के निवासी थे उन्हें पकड़कर यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाना शुरू हो गया। आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था। गुलामों का जो व्यापार होता था वह व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में बाकायदा व्यापार का रूप ले लिया। इन गुलामों से जो दास व्यापार के अंतर्गत जिन व्यक्तियों को, जिन गुलामों को यूरोपीय देशों में बेचा गया, उनसे जंगलों को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे तथा इन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार भी किए जाते थे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह नकारात्मक परिणाम था। यह तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोलेपन एवं कमज़ोर लोगों का शोषण किया गया। इस दास व्यापार में यूरोपीय देशों के द्वारा भोले भाले व्यक्तियों का व्यापार किया गया और उनसे कठिन कार्य लिए गए, जो एक अमानवीय व्यवहार है। इसके बाद के परिणामों में भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया, जिसके कारण इस व्याप्त कई प्रकार के भ्रांतियों का तोड़ने का भी कार्य किया। इसमें चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। बाद में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने
मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया, जिसके फलस्वरूप स्पेनिश सिक्के सामने और भी हैं से स्पष्ट होता है। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं पूर्व में समुद्री यात्रा पर रोक यानी धार्मिक एक मान्यता थी कि सामुद्रिक यात्रा नहीं किया जाए, लेकिन इन कई भ्रांतियों को तोड़ने के बाद यह सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों जैसे नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर मिला। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का भी जन्म हुआ। कालांतर में इस वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन विद्वानों और वैज्ञानिकों ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भौगोलिक खोजों का परिणाम था और भौगोलिक खोजों के अन्य परिणाम भी हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान हुआ, जो यूरोपीय देश के जो फसल थे या अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सभी महादेशों में इन फसलों का आदान प्रदान हुआ। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। वे अन्य दूसरे देशों से आयातित करते थे तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू ये सभी भारत जैसे देशों में इनका आगमन हुआ। तो इस प्रकार भारतीय फसल जो आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए और कुछ अन्य देशों से भारत आए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई, विचारों में परिवर्तन लाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला, धार्मिक अंधविश्वास टूटे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के खोज, अन्वेषण एवं नवीन मार्गों की खोज के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसने दुनिया का यूरोपीयकरण कर दिया। तो ये सभी परिणाम हैं भौगोलिक खोजों के। अन्य परिणाम भी, जैसे यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव हुआ, भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि हुई, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, साम्राज्यवाद का विकास हुआ, नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई। ये सभी तमाम परिणाम जो हैं ये भौगोलिक खोज के परिणाम हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इन चैप्टर के प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को मिलेगा, जो एक लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर के साथ शुरू करेंगे। तब तक
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।